मेरी कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं। सोच में ये होता है कि बहुत सारे डिजाइनर डिजाइन बनाने के लिए काम करते हैं। मैं वो काम मेरे पास आने के बाद ऐसा लगता है कि 3-4 दिन ये मेरा प्रोडक्ट है और अब मेरे को इसको बेचना है। बात जब की जाए ग्राफिक डिजाइनिंग की या फिर फोटोग्राफी, तो एआई उसको रिप्लेस कर पाएगा? एआई डर का कारण हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास क्राफ्टमैनशिप है। देवेंद्र को हम लोग इसमें ले लें एडवर्टाइजिंग कैंपेन में कॉस्ट्यूम के, तो कैसा रहेगा? जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तब तक मैं 100% नहीं, मैं जब तक वो चीज़ कर रहा हूँ तब तक मैं 90% हूँ। मैं जब गलत जब करूँगा तब मैं 95% होगा। तो मेरे को 100% क्या देना चाहिए, समझे। Article, art, culture, tradition. हंसाने, रुलाने और गुदगुदाने की ताकत रखती है। हर एहसास को अपने अंदर बखूबी से समेटती है। एक तस्वीर ही है जो लाख अल्फाजों के बराबर होती है। हाय, दिस इज वीजे दिशा और आर्टिकल मैगजीन के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हमेशा ही आर्टिकल मैगजीन के जरिए आपसे कुछ ऐसी शख्सियतों को मिलाते हैं जो अपनी कला से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। जब बात की जाए एक तस्वीर की, तो एक तस्वीर लाख अल्फाजों के बराबर होती है। और जब बात की जाए उस तस्वीर को खींचने वाले फोटोग्राफर की, वो भी किसी कलाकार से कम नहीं, जो बखूबी से अपने कैमरा के जरिए एक बहुत ही प्यारा इमोशन प्रेजेंट करते हैं। और आज आपको भी हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनकी कला का हर कोई दीवाना है। ना सिर्फ ये एक अच्छे फोटोग्राफर है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है, साथ ही एक अच्छे विजुअल आर्टिस्ट है। प्लीज वेलकम नन अदर देन रिनाउंड आर्टिस्ट विवेक रानडे सर। सर, वी आर ग्लैड टू हैव यू विद अस टुडे और बहुत कुछ बातें करनी है आपसे, बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके बारे में सुनी है, इतना कुछ आपके बारे में पढ़ा है। आज फाइनली आपसे मिलना पॉसिबल हुआ और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आपके बारे में जानने के लिए। इन सारी चीजों के पहले मैं चाहती हूँ कि आप ही की कहानी थोड़ा आपकी जुबानी बताएं। मेरी कहानी मेरी कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। बट कैसे शुरुआत हुई इन सारी चीजों के बारे में? एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आई एम नॉट अ फोटोग्राफर। पर जब कॉलेज में था तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं जब प्रोफेशन में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि फोटोग्राफी करनी चाहिए, हमको आनी चाहिए। क्योंकि मैं जब बॉम्बे में था तो बॉम्बे में फोटोग्राफर्स थे। ये ज़माना वो है जब नागपुर में बहुत ज़्यादा कमर्शियल फोटोग्राफर नहीं थे। फोटोग्राफर थे, अच्छे फोटोग्राफर थे, पर मेजर फोटोग्राफर फंक्शन फोटोग्राफर थे। एडवर्टाइजिंग में कोई फोटोग्राफर नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगा दिस इज द राइट टाइम, मैंने फोटोग्राफी कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट मेरे खुद के काम के लिए तो भी मैंने कर लेना चाहिए। ओके, मतलब आप एक्सीडेंटल फोटोग्राफर हैं। बिकम एक्सीडेंटल फोटोग्राफर। पर आपकी खींची हुई तस्वीर इतनी अच्छी होती है कि कई बार वो कई इमोशंस को कनेक्ट कर लेती है। मेरे ख्याल से वो बेसिक कारण है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। एक डिजाइनर जब फोटोग्राफिक वे में सोचता है और एक कोई साइंस का आदमी या इंजीनियरिंग का आदमी फोटोग्राफिक वे में सोचता है, तो सोच में फर्क है। आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट आया, कैसे इनिशियल डेज में आपकी वर्किंग रही इस बारे में? मेरी एक बहन थी, बड़ी बहन थी, जो फाइन आर्ट्स कॉलेज में थी और उनका मैं काम देखता था हर वक्त। तो अब मैं 8वीं 10वीं में होगा तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को इधर जाना चाहिए। और कभी कभी ना, आजकल अभी नई पीढ़ी को भी ये पेरेंट इस तरह से फ्रीडम नहीं देते कभी कभी कि आपको जो करना है वो करो। पर मेरे घर से माँ ने जो फ्रीडम दिया मेरे को, उसने कहा कि आपको अगर फाइन आर्ट्स में जाना है तो आप फाइन आर्ट्स में जाओ। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी या इंजीनियर या डॉक्टर बने। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फाइन आर्ट्स में उस जमाने में एडमिशन लेना, कहीं ना कहीं घर से तो सपोर्ट आ गया था, पर सोसाइटी उस चीज को इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तो उस पोजीशन को कैसे आपने? सोसाइटी का एक्सेप्ट करना ये बहुत अलग अलग
तरीके से होता है। सोसाइटी एक समय ऐसा थी कि सारे जो डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है वही टैलेंटेड लोग होते हैं, और फिर साइंस वाले, उसके बाद कॉमर्स वाले, उसके बाद आर्ट्स वाले, उसके बाद फाइन आर्ट्स वाले। तो फाइन आर्ट वाले आखिरी लोग हैं जिनको कुछ जमा नहीं इसलिए फाइन आर्ट कर रहा है, ऐसी एक समय सोच थी। अच्छा। पर गए 20 साल में सारी स्थिति उल्टी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेशंस ऐसे थे जिसमें लोग सोचते थे कि ये कर रहा है ये, जैसे अगर कोई टीचिंग का काम कर रहा है तो आज फैशन डिजाइनर सबसे ऊपर के स्टेज में, डिजाइनर्स ऊपर के स्टेज में है, इवन सलून्स में जो काम करते हैं वो ऊपर के स्टेज में। ये सोच का डिफरेंस है। ओके सर, कहीं ना कहीं आप इतने सालों से वर्किंग है और हमेशा खुद को क्रिएटिव रखना ये भी एक टास्क है, और आपकी जो भी हम डिजाइन्स कह ले, फोटोग्राफ्स के, कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलता है। तो ये क्रिएटिविटी आप तब से लेकर अब तक अपडेटेड कैसे रख रहे हो? नहीं, देखो क्रिएटिविटी के बारे में ना अलग सोच होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मैं अपने आप को जैसे कपड़े पहन के अपडेट रखता हूँ, वैसे क्रिएटिविटी में आप अपडेट नहीं रख सकते। क्रिएटिविटी में अंदर से आती है, वो ऑटोमेटिक है, वो सोच की है। तो एक आधे आदमी का पैटर्न होता है सोचने का, इसलिए आप आर्टिस्ट अच्छे बन सकते हो, आप ड्राइंग अच्छे निकाल सकते हो, पर आप क्रिएटिव हो सकते हो कि नहीं वो नहीं बता सकते। ट्रेनिंग में आपको ये ट्रेनिंग दिया जा सकता है कि आप किस तरह से अच्छे आर्टिस्ट बनो, पर आप क्रिएटिव होगे कि नहीं ये ऊपर से ही आता है। बहुत सारी चीजें हैं कि आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आप लोगों के बारे में किस तरह सोच है, थोड़ा डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिविटी को, नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल ही नहीं, पर बेसिक क्रिएटिविटी अंदर से आती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कोई कुत्ता मेरे ऊपर दौड़ते आया, तो एक आदमी होता है जो वहीं खड़ा रहता है और उसकी तरफ देखता है कि बिल्कुल नहीं काटना, और एक आदमी होता है कि वहां से भाग जाता है। तो ये अंदर से है। उस तरह क्रिएटिविटी अंदर से कि आपके सामने कोई सब्जेक्ट आ जाए तो आप किस तरह उसके ऊपर सोचते हैं, मतलब बेसिकली सोच पे डिपेंड करता है। मैंने उस दोस्त को कहा कि यार एक काम करते हैं, अपन जिम ज्वाइन करेंगे। तो बोले जिम क्यों ज्वाइन करनी है? तो मैंने कहा कि जिम इसलिए ज्वाइन करनी है कि कल अगर चोर अपने यहाँ आ जाए तो उसके पीछे भाग सके। वो बोले नहीं, चोर आ जाए तो घर से भाग सके अपन। तो ये सोच का डिफरेंस है। मतलब बेसिकली सोच पे चीजें डिपेंड करती है। सर, अगर आपसे किसी ने पूछा जाए कि एक फोटोग्राफी, एक तस्वीर आपके लिए क्या मायने रखती है, या फिर आप क्या सोचकर उसे खींचते हैं, इस बारे में? नहीं, मैं लकी हूँ कि मेरे सारी तस्वीरें सोच कर की होती है। जो फोटोग्राफर्स क्या बोलते हैं, इवेंट शूट करते हैं या शादी के पिक्चर शूट करते हैं, वो सोच कर नहीं है, वो जो हो रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं। मेरे यहाँ एडवर्टाइजिंग का तस्वीरें है या जो भी है, वो सोचा हुआ है कि मेरे को ये लोगों को बताना है, इसलिए वो लोगों को ज़्यादा क्रिएटिव लगती है। किसी भी एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स ये ज़्यादा क्रिएटिव लगती है क्योंकि उसमें सोच है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये सारी चीजें शुरुआती दिनों में की तो किन तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा मुसीबत तो आपने उस टाइम फेस की होगी। एक्चुअली मुसीबत नहीं थी कुछ भी। इसका कारण ऐसा था कि देखो, गए कुछ सालों में ना टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है। आज से 20 साल पहले जो कैमरेज थे, जिस तरह से डेवलप करते थे, तो आज अभी लगता है कि वो तकलीफ थी। उस वक्त वो तकलीफ नहीं थी, वो उस वक्त का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसा नहीं कह सकते वो तकलीफ थी। जैसे लोग होते हैं ना कि बड़े होने के बाद उनके घर में गाड़ियां आ जाती है, कार आ जाती है, फिर दो भाई मिलते हैं और वो बोलते हैं एक जमाना था दादा अपन साइकिल पे जाते थे, पर वो जमाने में वो साइकिल पे थे, वो तब भी खुश थे। तकलीफ ही कंपैरेटिव है। ओके सर, आपने अब तक कई सारी चीजें, कई लोगों, बड़े ब्रांड्स के लिए डिजाइन किया, कई बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया है, जैसे लोकमत हो गया, हल्दीराम हो गया, तो कई रिनाउंड नाम ब्रांड्स के लिए आपने काम किया है। तो अब तक का अगर हम आपसे पूछना चाहे कि फेवरेट वर्क आपका, या फिर सबसे ऐसा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, वो कौन सा काम रहा है? मेरा काम लोकमत का एक दीपोत्सव करके हम दिवाली मैगजीन निकालते हैं। वो मैगजीन के लिए मेरे को टोटल फ्रीडम है काम करने का, और उस मैगजीन में हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। कभी इलस्ट्रेटिव काम किया है, कभी फोटोग्राफिक काम किया है। उसके सारे कवर बिना मॉडल के हैं। दिवाली इश्यूज आप देखते हो कि कोई ना कोई एक मॉडल का फोटो होता है, उसको सजाया रहता है और वो दिए हाथ में। हमने वो नहीं किया। हमने दिवाली कॉन्सेप्ट को लेकर उस
किताब में काम किया है, ओके। तो दैट वाज वेरी फेवरेट। अभी उसको 16 साल हो रहे हैं कि मैं 16 नहीं है 18वां साल है, अच्छा। तो 18 साल से वो मैगजीन में डिजाइन कर रहा हूँ। आपसे ये भी जानना चाहती थी जी। मैं कि जितने भी आपने अब तक काम किए, आपको कौन सा ऐसा काम लगा जो सबसे ज्यादा आपके लिए ट्रिकी था, सबसे डिफिकल्ट रहा इस हिसाब से? हालांकि हर एक जॉब डिफिकल्ट है। हम्म। क्या होता है, मैं जब काम करता हूँ ना, तो मैं पहले क्लाइंट से जब बात करता हूँ क्या करना है, उसके बाद में वो काम मेरा होता है। यानी अगर मिल्क का एक पैकेट डिजाइन कर रहा हूँ या एक पैकेजिंग में काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही अपने डिजाइन रिफ्यूज करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये खुद के लिए सेल करूंगा तो ये नहीं चलेगा। तो सोच में ये होता है कि बहुत सारे डिजाइनर डिजाइन बनाने के लिए काम करते हैं। मैं वो काम मेरे पास आने के बाद ऐसा लगता है कि 3-4 दिन ये मेरा प्रोडक्ट है और अब मेरे को इसको बेचना है, तो उस कारण मेरे डिजाइन में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे को लगता है ये मेरा है। ओके। मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपने कोई डिजाइन सोच के रखी है, आपने उस चीज को प्रॉपर एग्जीक्यूशन अपने साइड से किया है, पर किसी की वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए? तो ये बहुत रेगुलर होता है। तो एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्या होता है, किसी का नाम लेके करने में ना वो इंसिडेंट्स में वो आदमी वो हो जाता है। पर बहुत बार ये होता है कि मैं अगर किसी को डिजाइन दे रहा हूँ तो जनरली मैं 2 या 3 डिजाइन बनाता था पहले। Okay. आजकल मैं नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को पता चला कि ये बनाना बुरी बात है। बुरी इसलिए कि एक डिजाइन जो सबसे अच्छा है वो आपको जो लगा है वही डिजाइन आपने प्रेजेंट करना चाहिए। हम लोग 3 डिजाइन प्रेजेंट करते थे, आपको पता है कि ये 2 डिजाइन खराब है। ये पहले होता था कि क्लाइंट बोलता था मेरे को 3 तो डिजाइन दिखाओ, एक डिजाइन में मैं कैसे अप्रूव करूंगा। अब 3 दिखाने के बाद जो सबसे अच्छा डिजाइन है वो रह जाता था बाजू, और क्लाइंट बुरा वाला डिजाइन, ये मजा आ गई। तो तब ऐसा लगता था ये क्या हो रहा है यार। तो प्रॉब्लम ये है कि डिजाइन में अगर सबसे अच्छा समझ सकता है तो खुद डिजाइनर समझ सकता है। हाँ। अब वो क्लाइंट बताएगा कि आपका ये डिजाइन अच्छा है ये तो हद हो गई। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मतलब आपने जो अपने बेस्ट डिजाइन दिए हैं और उसमें से क्लाइंट लगातार उसे डिसएग्री करते रहे? ऐसा हुआ है, पर बहुत बार मैं लकी हूँ कि क्लाइंट मेरे को एग्री कर देता है बात। कैसे कन्विंस कर लेते हैं आप? कन्विंस करना आसान है कि आप अगर बता रहे हो कि यू आर पेइंग मी, नो डाउट, पर मैं बता रहा हूँ कि ये डिजाइन ज्यादा अच्छा है, आपको अगर लेना है तो ये लो, पर मेरे हिसाब से खराब है, पर उसकी कॉस्ट सेम है जो ये अच्छे डिजाइन की कॉस्ट है। तो जनरली क्लाइंट समझता है कि ये क्या कह रहा है। सर, बात करिए जब एक किसी ब्रांड के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए लोगो डिजाइन करने की, क्योंकि ब्रांड की मतलब हर किसी कंपनी के लिए या फिर ब्रांड के लिए लोगो उसकी पहचान होता है, तो वो सबसे यूनिक या फिर सबसे हटके बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस टाइम पे किन चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, लोगों में ह्यूमन ब्रेन को ना कोई चीजें ध्यान में नहीं रहती। अगर आप बहुत सारी चीजें रखिए, जिस टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी है, तो मैं उसमें से 2 या 3 चीजें ही ध्यान में रख पाता हूँ। ह्यूमन ब्रेन को पैटर्न ध्यान में रहते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको अगर कोई आदमी ध्यान पहचान में नहीं आ रहा है कि मैं किससे मिली थी, और आपको मेरे को बताना है कि मैं इस आदमी से मिली थी, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे वो एक लंबे चेहरे का आदमी है जिसने बाल लंबे रखे हुए हैं, जैसे मुस्टैच नहीं है। तो दीज आर ऑल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो इवन लोगों में, जैसे अगर माँ घर से बताती है कि आपको एप्पल दूध लाना है, अब एप्पल का दूध नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, तो सादा एप्पल है तो आप जानोगे नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा एप्पल। पर वो जब खाया हुआ एप्पल देखते हो तो उसमें 2 चीजें आ गई कि दिस प्रोडक्ट इज टेस्टेड, और ये खाया हुआ एप्पल का फॉर्म है। ओके। हाँ, तो दीज आर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो वो बहुत जरूरी है लोगों में जब आप डिजाइन करते हैं। ओके। सर, कहीं ना कहीं अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और एआई भी आ चुका है। कई लोगों का कहना है कि एआई हर चीज को रिप्लेस कर देगा। क्या आपको लगता है कि बात जब की जाए ग्राफिक डिजाइनिंग की या फिर फोटोग्राफी, तो एआई उसको रिप्लेस कर पाएगा? एआई डर का कारण हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास क्राफ्टमैनशिप है। प्रॉब्लम ये है कि दीज आर ऑल टूल्स। अभी तो भी हो सकता है कि आगे चलकर ये टूल हमको डर दिखाना चालू कर दे। अभी एआई ने उतना डर नहीं दिखाया है। मैं पहले अगर चीनी और हथौड़े से स्कल्पचर बनाता था, आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स आ गई, स्कल्पचर बनाने के लिए समय कम लगने लगा टेक्नोलॉजी के कारण।
बट द क्वालिटी ऑफ द स्कल्पचर ये क्रिएटिविटी करने वाले क्रिएटर के ही हाथ में है, इसलिए ये सारे टूल्स हैं। तो एक समय था कि मेरे ऑफिस पे 25 लोग काम करते थे। 25 लोग जितना टर्नओवर कर सकते थे उतना अभी नई टेक्नोलॉजी के कारण हम 5 लोग ही कर सकते हैं। तो ये फर्क टेक्नोलॉजी का है। तो वो 25 में से 5 जो बचे, इसका मतलब 20 लोगों के जॉब गए। 20 लोग जो जॉब से गए वो सारे क्राफ्टमैन थे। अच्छा, इसको सिर्फ टाइपिंग आता है तो टाइपिंग तो अपना ऑटोमेटिक हो जाता हाँ। स्कैन करके, तो इसका नौकरी चली गई। तो जो लोग क्राफ्टमैनशिप करते थे वो बाहर हो जाते हैं। क्रिएटर कभी बाहर नहीं हो सकता, इसलिए क्रिएटर को ये टेक टूल्स का डर नहीं लगना चाहिए। मतलब क्रिएटर को कभी एआई या नहीं। फिर टूल से डरने की जरूरत आप नहीं है। एआई का पॉजिटिव यूज अगर करो तो जो क्वालिटी का काम आप कर सकोगे ना, वो काम और नहीं हो सकता किसी से। ओके सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली जब आपकी क्रिएटिविटी को आपको मतलब उसे दिखाना होता है तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग होता है। मतलब आप कुछ सोच रहे हो और उस चीज को प्रैक्टिकली उतारना, हाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या आपने कई बार चैलेंजेस फेस किए? हो प्रेजेंटेशन आप जब करते हो ना तो बहुत बार मेरा अनुभव ऐसा है कि एग्जैक्ट पेपर पे हम लोग जब आते हैं तो पहले जो सोचती हूँ उससे कई अलग डिजाइन मेरे सामने आ जाते हैं। Okay. कभी कभी ये भी होता है कि मैंने जो सोचा था उससे अच्छे डिजाइन मेरे सामने आ जाते हैं। तो वो जो है था कि हम लोग जो कहते हैं कि जब तक मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ तब तक मैं 100% नहीं हूँ। मैं जब तक वो चीज कर रहा हूँ तब तक मैं 90% हूँ। मैं जब गलत जब करूंगा तब मैं 95% होगा। तो मेरे को 100% क्या देना चाहिए, समझेगा। तो इसलिए वो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. एक्चुअल प्रेजेंटेशन में पता चलता है कि मैं कर रहा हूँ गलत तो नहीं हो रहा। कई बार ऐसे सिचुएशंस आपने फेस की होगी कि अब कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ और क्रिएटिव नहीं आ रहा है दिमाग में, तो उस टाइम आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, कैसे इंस्पायर्ड रखते हैं? पता नहीं, पर ऐसा बहुत बार होता है कि वो सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ इसके लिए, और कभी कभी सडनली एकदम से आ जाता है कि वो। और मेरा अनुभव है ऐसे वक्त आ जाता है जब आखिरी मौका है कि वो क्लाइंट बोलता है कि मैं आज आ रहा हूँ और अभी कुछ तो भी दे दे यार, तो आ जाता है। मतलब प्रेशर टाइम इसमें। अभी इतने सालों के इसमें ऐसा एक आध बार हुआ होगा कि मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। ओके, मतलब हमेशा कुछ ना आ कुछ जाता है। आ ही जाता है। अच्छा, इन सारी चीजों में रिलैक्स करने के लिए खुद के माइंड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रिलैक्स की जरूरत है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, तो वो आप कैसे करते हैं? उस आदमी को वो लगता है काम से ब्रेक लेना जो काम को अभी मेरे को करना है लगता है। जब आपको ये लगता है ना ये मेरे को ही करना है, मेरे को, क्योंकि देखिए मेरे को डिजाइनिंग का भूत सवार है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को डिजाइनिंग करना है, तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं होती कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो ब्रेक लेने का सवाल ही नहीं आता। ओके। अगर चीजें करना पड़े तो आपको ब्रेक लेना चाहिए कि ये करना पड़ रहा है यार। पर जब करना नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है करना है मेरे को, तो फिर ब्रेक किस चीज का? ओके, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कई सेलिब्रिटी मतलब आप एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर भी है और कई बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, उस बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाए। मैं आपको सच बताऊं, बड़े लोग ना छोटी चीजों में ध्यान ही नहीं देते, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है फोटोग्राफर्स के लिए। वो बहुत छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं देते, तो उनका काम करना आसान होता है। छोटे लोगों का काम करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो हर छोटी चीज में वो ध्यान देते हैं कि मेरा नाक तो ठीक है, मेरे बाल तो ठीक है, मेरा ये तो ठीक है, मेरा। तो एक्चुअली सेलिब्रिटीज के काम करना आसान है। सिर्फ ये होना चाहिए, सेलिब्रिटी को आपके ऊपर विश्वास होना जरूरी होता है। अगर उसका आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो काम करना डिफिकल्ट है। ओके, कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? जैसे हमने बहुत बार सुना है कि गडकरी जी के जितने भी पोस्टर्स है उनमें आपकी फोटोग्राफ लगी है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो एक मेमोरेबल इंसिडेंस मेरा शेयर करने की जरूरत नहीं है, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद शेयर किया है हर जगह। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वो बीच में बहुत स्लिम डाउन हुए थे, ये पुरानी बात है थोड़ी। तो हमारे एक दोस्त है शैलेश जोगेकर करके, शैलेश और मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर देवेंद्र को हम लोग इसमें ले लें एडवर्टाइजिंग कैंपेन में कॉस्ट्यूम के, तो कैसा रहेगा। तो मैंने बोला शैलेश को आप उसको कन्विंस करो देवेंद्र जी को। तो उन्होंने कहा कि तब वो तो मेयर थे, उसमें मेयर एमएलए थे उसमें। तो हमने कन्विंस किया, फिर उनका फोटो शूट किया, उनको बहुत अलग अलग कपड़े पहना के ड्रेस में स्टाइल में शूट तो हो गया।
उसके बाद में मैंने उनको दूसरे दिन कहा कि ये होर्डिंग लगने वाले हैं। ओह, तो वो बोले विवेक क्या कर रहा है, पागल हो गया कि होर्डिंग लगाएगा। तो मैं बोला ये तो बात हो गई है, ये तो तूने एडवर्टाइजिंग के लिए शूट किया है। तो हमने होर्डिंग तैयार की, तो उस दिन देवेंद्र जी भाग गए औरंगाबाद। वो बोले कैसे लोग रिएक्ट करेंगे पता नहीं ना, कि कल अगर लोग बोलेंगे कि एमएलए ये इस क्या तरह हो से। गया। पर उसके बाद में उनको अटल जी ने फोन करके बुलाया और उन्होंने कहा कि आओ आओ मॉडल अरे एरिया। बाप रे। और उन्होंने बहुत अच्छा उनको अप्रिशिएट भी किया उस वक्त। ओके, सर आज की जो यंग जनरेशन है, जो फोटोग्राफी में आना चाहती है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में आना चाहती है, उन्हें आप क्या एक मैसेज देंगे? एक्चुअली मैसेज नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। किसी का मैसेज आने के बाद रास्ता बदलता है, मैं वो नहीं करूँगा। पर एक चीज़ डेफिनेटली है कि जिसे भी इस लाइन में रहना है उसने क्रिएटिव इसमें जाना चाहिए, नॉट ग्राफिक या टेक्नोलॉजी में। बहुत बार ये होता है कि फोटोशॉप और इसमें काम करने वाले बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के ऊपर अटक जाते हैं। ज़रूरी नहीं है। आपके पास टूल है, केवल टूल में मत अटको, क्रिएटिव इसमें अटको। तो क्राफ्टमैन मत बनो, क्रिएटर बनो, तो आप टिक सकते हो। क्राफ्टमैनशिप में आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा अड़चने आने वाली है। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो सारा काम टेक्नोलॉजी करेगी। आपको उसको टेक्नोलॉजी को बताना है कि क्या करना है, तो टेक्नोलॉजी को बताने वाला ही इंसान टिकने वाला है। सर जब भी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या फोटोग्राफी की फील्ड में आता है तो लोगों को लगता है कि इसमें अर्निंग ज्यादा नहीं है, मतलब हम इससे ज्यादा कुछ अर्न नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अर्निंग फोटोग्राफी में है। ओके, हाँ, देखो आप काम कितना करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर दिन में एक ही फोटो खींचूं तो मेरा अर्निंग एक ही फोटो का है, प्रोपोर्शनेट है अर्निंग। अगर मैं फोटोग्राफी, एक नॉर्मल शादी का फोटोग्राफर शूट करने वाला आदमी 50 से 100 रुपए पर फोटोग्राफ का लेता है। अब वो फोटो शूट करने के लिए उसको 1/225 ऑफ द सेकंड, यानी 125वां भाग सेकंड का, इसमें वो 100 रुपए कमाता है। अगर उसने 1 घंटा काम किया तो कितना रुपए कमाएगा? पर वो उतना काम नहीं करता। कहने का मतलब एक्चुअल शूटिंग और समय बिताना, इसमें फर्क है। ओके, तो फोटोग्राफी इज अ वेरी गुड प्रोफेशन जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस लोगों तक पहुंच नहीं पाते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। अगर मैं फोटोग्राफी के भरोसे नागपुर में जीना चाहता हूं तो मेरे को 5 दिन का भी काम मिले तो मेरा महीना वो सुखी चीज में निकल जाएगा। बाप रे। अगर 10 दिन मिले तो बहुत ज़्यादा बोनस है। ओके, आपने अभी कहा कि यूजुअली लोग पहुंच नहीं पाते अपने मतलब जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसने अभी अभी शुरुआती स्टेज पे काम करना शुरू किया है, बट कई बार उसको समझ में नहीं आता कि उसका पीआर वो खुद कैसे बढ़ाए, कैसे लोगों से अप्रोच करे, कैसे मार्केट में स्टैंड करे। तो ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह होगी? 2 चीज़ें हैं। मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको लोगों तक खुद होकर पहुंचना पड़ता है। कोई आप तक तब आता है जब उसको लोगों को पता चलता है कि ये प्योर दे रहा है। पर जब तक वो पता नहीं, तो मैं, अब सिंपल सी बात है, मैं रोड से जा रहा हूँ, मेरे को 5 लोग क्रॉस हो रहे हैं, तो मैं 5 लोगों की तरफ देख के मेरे पहचान के नहीं इसलिए चला जाता हूँ। अगर मैं 5 को देख के हेलो कहता हूँ तो 5 में से 3 लोग मेरे परमानेंट दोस्त बन जाते हैं। हम इतनी साझी चीज नहीं करते। रोड से जाते समय पहचान का आदमी नहीं भी हो तो भी अगर हेलो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं वो मिलता है, वो कहता है अब हम लोग मिले हैं कहीं तो वो एक कनेक्ट बढ़ता है। तो आपके बिहेवियर में लोगों से मिलने की आदत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसी से पीआर बढ़ता है। उसके बाद में बहुत बार ऐसी कंपनीज के लिए जो काम करते हैं ना, कि जैसे वो चेन वाली कंपनीज होती है, कि वो लोग आपको फोन करते हैं कि सर 5 मिनट दो, फिर आपको एक आधा घंटा वो समझाते रहते कि आपने ये प्रोडक्ट बेचने के साथ आपको इतना कमीशन मिलेगा, फिर 5 लोग मिलने के बाद इतना कमीशन मिलेगा। पर खुद डिजाइनर, मैं कुछ काम करता हूँ सर, आपको डिजाइन करना है क्या, मैं कर सकता हूँ, ये बोलता नहीं। ओके, डिजाइनर के पास जब आत्मा है कि तू मेरा काट करके देगा, तो वो फिर नाटक करता है, कहा कर दूंगा पर देखता हूँ, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, परसों मैं थोड़ा बिजी हूँ। उल्टा है, हमको जरूरत है लोगों की, तो हमने पहुंचना चाहिए। मतलब खुद पहुंचना चाहिए। अगर खुद का बिजनेस बढ़ाना तो
अप्रोच भी खुद करनी चाहिए। सर आपने अब तक कई बुक के कवर डिजाइन किए गए हैं और जितना मैंने सुना है कि इसमें कम अमाउंट में आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखानी होती है। ऐसा कोई इंसिडेंस जिसमें आपने बुक कवर डिजाइन के लिए बहुत क्रिएटिविटी का यूज किया है और उसके बारे में? देखिए, सारी बुक कवर क्रिएटिव होने चाहिए। बुक कवर का काम ऐसा है कि अंदर के कंटेंट एक्चुअल कवर की रिक्वायरमेंट मार्केटिंग के लिए है कि किताब के अंदर जो लिखा है उसका एक विजुअल एलिमेंट फ्रंट कवर पे होना चाहिए, जो अट्रैक्टिव इसलिए चाहिए कि लोग उठा के देखें कि ये किताब क्या है और वो खरीदें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि किताब प्रोडक्शन, क्योंकि किताब लोग जो लिखते हैं वो कमर्शियली नहीं लिखते, और इसका मार्केट ऐसा नहीं है कि एक किताब आपको करोड़ों रुपए कमा देगी। कुछ लोगों को कमा देती है, पर जनरल केस में जो लिखने वाला है उसको बहुत कम पैसा मिलता है। उसके बाद में किताब बेचते वक्त भी उसका मार्केट छोटा है, 1000 किताबें छपती है या 2000 किताबें छपती है। अब ऐसे केस में कवर के लिए अगर मैं 5000 से 10,000 ऐसा कुछ मांग रहा हूँ, तो अगर बड़ा आर्टिस्ट है तो मैक्सिमम 10,000 रुपए, और छोटा आर्टिस्ट है तो फुकट में। यहाँ कवर की वैल्यू है। तो आपको अगर बुक कवर अट्रैक्टिव करना है तो आप कहीं खर्चा नहीं कर सकते। जैसे मैं कहीं उसके लिए फोटो शूट नहीं कर सकता, उसके लिए मैं बहुत बिग बजट कुछ अरेंज नहीं कर सकता। तो मेरी क्रिएटिविटी वो सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम करना है। दूसरा, मैं ये मानने वालों में से हूँ कि जो आदमी बुक कवर अच्छा कर सकता है, ही कैन बी अ वेरी गुड आर्ट डायरेक्टर इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि उसको टाइपोग्राफी का नॉलेज होना जरूरी है, उसका स्पेस डिजाइन का नॉलेज होना जरूरी है, उसको उसमें जो किताब में लिखा है उसको विजुअल एलिमेंट में कन्वर्ट करने की उसमें कैपेसिटी होना जरूरी है, और वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। यानी आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए, इलस्ट्रेशन आनी चाहिए, पेंटिंग बनाना आनी चाहिए, आपको टाइपोग्राफी आनी चाहिए, आपको कैलीग्राफी आनी चाहिए, और आपको लेआउट का अंदाज आना चाहिए, और आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें एक बुक कवर आपको सिखाता है। तो मतलब कम बजट में एक अच्छी क्रिएटिविटी बुक कवर के जरिए आप देख सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहती थी कि आपने अब तक कई अच्छे शूट्स किए हैं, कई ब्रांड्स के लिए काम किया है और एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती आप बन चुके हैं। बट जब बात करें आपकी, एज इन आपको सबसे ज्यादा करना क्या पसंद है? ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, या सबसे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? एक्चुअली ना, आर्ट में ऐसा कोई वो नहीं है। अब मैं जो करता हूँ वो कोई उद्देश्य के लिए करता हूँ, इसलिए अप्लाइड आर्ट में काम करता हूँ। अप्लाइड आर्ट में फोटोग्राफी भी आता है, इलस्ट्रेशन भी आता है, और ये आपका ग्राफिक डिजाइन भी आता है। अब कभी कभी ग्राफिक डिजाइन में, आज जैसे कल का दिन था तो मेरे को ऐसा लगा एक डिजाइन करते हो कि इसमें मजा आ रहा है ग्राफिक डिजाइन में। 5 दिन पहले एक फोटोग्राफी कर रहा था तो मैंने पहले गलत किया, फिर अच्छा किया, फिर लगा कि नहीं और अच्छा करेंगे, तो उस दिन वो फोटोग्राफी में मजा आ रहा है। अब डिपेंड करता है आप किस में काम कर रहे हो, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इसी में मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। ये अलग अलग उसके एंगल्स है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तक कई सेलिब्रिटीज का आपने फोटोग्राफ्स या फिर उनके लिए काम किया है, तो ये आपने अप्रोच किस तरीके से की, क्या बताएंगे आप इस बारे में? एक एडवांटेज मेरे को रहा है कि मैं जब नागपुर में एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करता था तो नागपुर में उस वक्त बहुत कम लोग होते थे इस तरह का काम करने वाले, और मेरे कामों में लोगों को ऐसा हर वक्त लगता था कि कुछ अलग है, तो मेरे को किसी के पास जाना नहीं पड़ा सेलिब्रिटी शूट के लिए। लकीली मेरे पास सब लोग खुद होकर आए कि हमको शूट करना है आपसे। दूसरा एक होता है कि आप बॉम्बे में हो और बॉम्बे में आप फोटोग्राफर हो, बॉम्बे में इतने ज्यादा लोग हैं और इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं कि बड़े पॉन्ड में छोटी मछली दिखती नहीं, पर छोटे पॉन्ड में जो बड़ी मछली वो पट से दिखती है। तो वो कारण है शायद कि बम्बई के लोग भी मेरे पास जो आते हैं कि अरे वो भी बड़ी मछली है, अपने आके छोड़ो वहां पे करो। तो दिस कैन बी एडवांटेज। एक बार ऐसे हुआ था, मेरे को कोई फोटोग्राफर है बम्बई के, बहुत बड़े फोटोग्राफर, ने कहा यार तू यहाँ बम्बई में आता है, गुलजार साहब से मिलता है, इन लोगों से मिलता है और तेरे को वो समय देते हैं, ये कैसे क्या? तो मैंने उनको कहा कि आप इंडियन टीम के 12वें खिलाड़ी हो और मैं बांग्लादेश टीम का कैप्टन हूँ। तो फर्क पड़ता है। सर बात करें फोटोग्राफी की और ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो हमारे यहाँ पर इसका ओरिजिन कब हुआ, कैसे ये भारत पहुंचा, और इस बारे में आपका क्या? दो अलग बदलते हैं। जो ग्राफिक डिजाइन है ना,
वो सालों से, पकड़ के चलो 10,000 साल से है। क्योंकि अर्जुन के ध्वज के ऊपर में हनुमान का जो चित्र था, दैट वाज अ लोगो। युद्ध में दो लोग जब युद्ध करते थे कि एक के ध्वज पे क्या है और दूसरे के ध्वज पे क्या है, दीज आर द लोगोज, दीज वेर द ब्रांड्स, ये इसके खिलाफ लड़ रहा है। तो ये सालों से है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। बहुत बार हमारे यहाँ वो हम लोग देखते हैं ना कि गणेश जी का वाहन चूहा क्यों, या कार्तिकेय का वाहन मोर क्यों। तो ये सिंबॉलिज्म है कि हाथी जिस एरिया में ज्यादा थे और चूहे जिस एरिया में ज्यादा थे, तो एक ग्रुप था जिसका चूहा सिंबल था, एक ग्रुप था जिसका हाथी सिंबल था। अब हाथी ने चूहे के ऊपर आक्रमण किया, यानी एक्चुअल नहीं, उन ग्रुपों ने आदमी के, तो जो ग्रुप हारा वो ग्रुप उनके पैर के नीचे आया। तो दैट वाज अ सिंबॉलिज्म कि चूहे के ऊपर हाथी बैठा है। तो ये सालों से है। पर फोटोग्राफी का इन्वेंशन 1600 में का हुआ। उसके बाद में फोटोग्राफी धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर ट्रैवल हुई आदमियों को शूट करने के लिए, कि वहाँ के जो बड़े लोग थे जैसे गांधी जी है या इनके जो पिक्चर शूट हुए हैं। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग धीरे से, पिछली सेंचुरी ये पूरी एडवर्टाइजिंग की सेंचुरी है। तो उस वक्त फोटोग्राफी का एडवर्टाइजिंग में हमको किस तरह से फोटोग्राफी यूज होती है वो पता चला। तो ये पकड़ के चलो फोटोग्राफी के 125 साल से अपने देश में एडवर्टाइजिंग में है। एक कलाकार अपने काम से कभी भी बोर नहीं होता। आज यही चीज हमने जानी एक बेहद ही नायाब शख्सियत विवेक रानडे जी से, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कई सारी चीजें हमको सिखाई, साथ ही हमें बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटोग्राफी के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही अनोखे कलाकारों से हम आपको मिलाते रहेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ आर्टिकल मैगजीन को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। Article, art, culture, tradition.